जितने भी प्रेडिक्शंस आपके थे और उस टाइम जो भी आपने ट्वीट्स दिखाए थे जो आपने, वो सारी चीज़ें अब जाके सच हो रही हैं। और ये प्रेडिक्शन तो इनफैक्ट आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपने की थी कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत रही है। तो आपने बोला था कि 2025 में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे एंड इट एक्चुअली हैपेंड। तो आने वाले 6 महीने भी क्या ऐसे ही बीतेंगे क्या, और टेंशन्स बढ़ेंगी? एस्ट्रोलॉजिकली मैं कहूँगी कि वॉक ऑफ बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी वो पास होके आएगा। इस साल के एंडिंग में प्रेसिडेंशियल रूल लगने की भी वहाँ पे बहुत उम्मीद है। न्यूक्लियर वार मतलब डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन कई जनरेशन तक चलती है। लोगों की हाथ पैर पूरी बॉडीली डिफॉर्मेशन होना वो सब आती है। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 2025 को लेकर जितनी बातचीत हो रही है उतनी शायद पहले कभी भी किसी साल को लेकर नहीं हुई होगी। हर साल हम एक वीडियो करते हैं, एक ऐसी वीडियो करते हैं जिसमें ये बातचीत करते हैं कि आने वाला साल कैसा होगा। ये जनरली हम लोग किसी भी दिसंबर के महीने में करते हैं ताकि ये जान सके जो अगला साल आने वाला है वो साल कैसा होगा, आपके लिए कितना लकी होगा, आपकी राशि के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, किन चीज़ों में आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है, बेसिकली आपके साथ क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना इंटरेस्ट लोगों को 2025 के बारे में जानने के लिए है उतना पहले कभी नहीं था, और उसकी वजह है वो सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का सच होना जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने किए थे, और वो सारी बातों का सच होना जो कहीं ना कहीं पर लिखा गया था या पहले कहा गया था। और ऐसे ही बहुत सारे प्रेडिक्शंस हमारे शो, हमारे चैनल एबीपी लाइव पर ही किए गए थे, जो हमारे लिए किए थे एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने। तो जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे हम आपको याद दिलाएंगे, वो क्लिप्स भी दिखाएंगे जो हमने दिसंबर 2024 में शूट किया था, और उस समय हमारे लिए हमारी एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा ने वो सारी बातें बताई थी जो अब सच हुई हैं। वेलकम टू द शो अगेन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। आई मस्ट से जितने भी प्रेडिक्शंस आपके थे और उस टाइम जो भी आपने ट्वीट्स दिखाए थे जो आपने लिटरली साल भर पहले, महीने भर पहले किए थे, वो सारी चीज़ें अब जाके सच हो रही हैं। और आई थिंक वी आर इन द मंथ ऑफ जून। आज का डेट है 23 जून जब हम ये शूट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें सच हुई हैं अब तक। जैसे मुझे जितना भी याद आ पा रहा है, हमने बात किया था, आपने कहा था पार्लियामेंट बहुत हैपनिंग रहेगा 2025 में। आपने और बताया था, वो मैंने नहीं बताया था। आपने तो मैंने कहा था कि कि वॉक ऑफ बिल और ऐसे ही कुछ बड़े बड़े मजबूत बिल जो हमने कभी सोचा भी नहीं था 2025 में वो पास होने वाले। वॉक ऑफ बिल, ओके, वॉक ऑफ अमेंडमेंट बिल, ओके। सो ये आने वाली है। तब आपने बोला इसका मतलब तो हमारी पार्लियामेंट बहुत धमाकेदार होने वाले, मतलब पार्लियामेंट बहुत हैपनिंग होने वाली है। पार्लियामेंट बहुत हैपनिंग होने वाली। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा हुआ भी, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि 2-2 बजे तक रात को पार्लियामेंट चल रहा था एंड एवरीबडी वाज सो एक्टिव। सारे एमपीज और रात रात तक डिस्कशंस चल रहे थे, और मेरे ख्याल से वो चीज़ भी हुआ, वक्फ बिल भी आया। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई। आपने बताया था उस टाइम महाकुंभ को लेकर इतना कुछ बड़ा होगा, इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था हमें। हमने बिगिनिंग ऑफ दिसंबर में शूट किया था, लेकिन महाकुंभ बहुत बड़ा हुआ जितना आपने बोला था। आपने बोला था बहुत फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, ऐसा भी हुआ। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बढ़ेगी बाहर के लोगों की इंडिया में, ये चीज़ आपने बोली थी फॉर द इंटायर ईयर। तो उसकी शुरुआत महाकुंभ से हुई भी। उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वी टॉक्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर, वी टॉक्ड अबाउट स्टॉक, वी टॉक्ड अबाउट गोल्ड, फायर इंसिडेंट्स वी टॉक्ड अबाउट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आई थिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक भी अटैच कर दूंगी जो डिस्कशन हमने तब किया था। बट आज हम इसका फॉलोअप वीडियो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो शायद उस टाइम सोचे होंगे कि ये ठीक है कह दिया या होगा या नहीं होगा, जनरली हम ऐसे ही सोचते हैं, बट नाउ एवरीवन इज सो क्यूरियस अबाउट नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 2025 के 6 महीने में इतना हो गया तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है इस चीज़ को लेके। हमने एक वीडियो भी किया था नेताजी की कुंडली में, पीएम मोदी पर। उसमें आपने बताया था, सबसे पहले मैं उसी से शुरू कर रही हूँ, इंडिया पाकिस्तान टेंशन को लेकर हमने बातचीत की थी। तो वो एक चीज़ तो हमने देख ली, एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्लैश हुआ, लेकिन अब सीज़ फायर हो गया। लेकिन जो नहीं हुआ, जो लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या ये मैटर ख़त्म हो गया है या ये एस्केलेट होगा, क्या इंडिया इसमें एक्शन लेगा, और जैसी वर्ल्ड में टेंशन बढ़ रही है क्या इंडिया और पाकिस्तान भी किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अभी भी?
कहाँ से बात शुरू करूँ इंडिया पाकिस्तान की बातों से अगर शुरू करना है तो मैं बोलूँगी कि यस, इंडिया पाकिस्तान की ये चीज़ ख़त्म नहीं हुआ। जैसे गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट, क्योंकि वॉर इज़ गोइंग ऑन, वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हमारी युद्ध चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुई है, मतलब ऑपरेशन चल रहा है कहने का मतलब। तो मेरा ये मानना है, जैसे पहली बार भी कहा था 2025 या 2027 यही 2 साल है जब पीओके आ सकती है। तो 2025 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास हम पीओके के लिए फिर से कुछ लड़ने की बहुत संभावना है। हो सकता है पार्ट ऑफ पीओके हम ले भी आए और फाइनली 2027 तक हम पीओके पूरा ही लाएंगे और पाकिस्तान का जो मैप है वो थोड़ा विकृत होने वाली है। बस दैट्स इट, ये तो होना ही है। तो अब बिना लड़ाई किए तो आपको कोई पीओके नहीं देने वाले हैं। तो ये भी एक बात है। मुझे ये भी लगता है कि ऑलरेडी हो सकता है कि पीओके में हमारी सैनिक है। हम एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरीके से जो है हमारे 8th हाउस का मालिक, मतलब भारत की कुंडली में उसकी बात कर रही हूँ कि 8th हाउस का मालिक, 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में चला गया है और ऊपर से आर्द्रा से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ तब हुआ है मृगशिरा नक्षत्र में जब गुरु था 2nd हाउस में जाना। तो मेरा ये मानना है एस्ट्रोलॉजिकली, मैं तो बाकी समझती नहीं हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, कि हो सकता है हमारी कुछ फौजी, हमारे कुछ सैनिक ऑलरेडी अंदर वहाँ तक थोड़ी कैप्चर कर चुके हैं, जो टाइम से ही वो रिवील होगा, समझ में आएगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जैसे ये 6 महीने में पता चला, जो भी मैंने कहा सही है कि नहीं, वैसे ये 6-8 महीने में पता चल जाएगा। वाकफ बिल में आती हूँ मैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे, आपने कहा था वाकफ बिल पास होगा अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल में ही हो गया, बहुत बढ़िया है। अब आगे, क्योंकि ये तो होके भी नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अटक गया है। तो मेरा ये मानना है एस्ट्रोलॉजिकली, मैं कहूँगी कि वाकफ बिल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी वो पास होके आएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ से राय ही उसकी पॉजिटिव तरीके से मिलेगा, उसके पक्ष में, सपोर्ट में। ये बड़ा प्रेडिक्शन है। यस, सीएए, एनआरसी जो भी कुछ है वो भी इम्प्लीमेंट होने वाला है विथ टाइम, कहीं नहीं जाने वाला है, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, ये बड़ा प्रेडिक्शन है। अगर वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट उस पर अग्री करता है, ऑल्सो सीए एनआरसी, ये इसको लेके बहुत 2019 में प्रोटेस्ट हुआ था, लोग जानते होंगे। तो ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े प्रेडिक्शन है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है आपने ये बताया था कि बहुत सारे चेंजेस अप्रैल और मई के महीने में होंगे, राशि के, नक्षत्रों के, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं। तो उन चेंजेस के बाद और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, आपने बताया था, और बहुत अनसर्टेनिटी होगी, चीज़ों में बहुत कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। सो अगले साल सारे के 9 आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स आर चेंजिंग देयर साइंस। तो मतलब बहुत कुछ बदलेगा लोगों की yes, लाइफ this में। is very unique. So obviously कैबिनेट से जियोपॉलिटिक्स, you know, तब ऐसा भी हमने बोला था कि बहुत डरने वाली बात है क्या, 2025 डरने वाला है क्या। तो ये सारी बातें उस टाइम पर आपने बताई थी, क्योंकि अब वो टाइम बीत गया है, तो शायद इसके बारे में और क्लैरिटी होगी, तो हम और अच्छे से जान सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक और आपकी प्रेडिक्शन याद आ गई। और ये प्रेडिक्शन तो इनफैक्ट आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपने की थी कि आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत रही है दिल्ली का। और एक और प्रेडिक्शन, इस पर हमने बात की थी फिर कि फर्दर इलेक्शंस में क्या होगा। तो वो प्रेडिक्शन तो आपकी सच हो गई, आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अब बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या उसको लेके आप कोई प्रेडिक्शन करेंगे? एंड उसके नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल में भी आने वाले हैं, तो इनको लेके कुछ सिनेरियो भी दिख रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? पहली बात तो ये, जब मैं बोल रही थी अरविंद केजरीवाल की जीतने की इतनी चांसेस है नहीं, वो नहीं जीतेंगे, आप कह रहे थे आप श्योर हो? क्योंकि पिछले बार जैसे इतने सीट उनको नहीं लाना है, जितने के लिए उतना ही सीट चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि आप पता है कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, ये सही बात है, मेरा भी लॉजिकल दिमाग फिर कहता है कि नहीं, ये सृष्टि सही कह रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो 67 सीट्स से 25 to 30 सीट्स में इतना तो सिमट आ ही जाना जाएगा, बहुत, है ना? हाँ हाँ, ऐसा लगता है कितना आ ही जाएगा। जब आप कह रहे थे ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरे दिमाग भी कह रहा था शायद ये सही लॉजिकली कह रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट आपके प्लैनेट क्या कह रहे हैं। अगर आपके प्लैनेट एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ें यही इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपको उसमें स्टिक रहना है। अब आते हैं कि बिहार की इलेक्शन, यही एक इलेक्शन के बारे में ना आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, जबकि हाँ, वो जो नीतीश कुमार है उनकी जीतने की चांसेस है। प्लस हमने एक तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी किया, उनका जो जनसुराज पार्टी के चार्ट के बारे में भी हमने को बात किया कि ये एक पार्टी धमाकेदार, वो पार्टी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है कहीं पे, इट्स हेयर टू स्टे, और बहुत अच्छा काम करेगा आगे जाके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाएगा, इस बार ही दिखाएगा। सो और एक चीज़ मैं कह रही थी कि बिहार का इलेक्शन चांसेस तो है, पर फिर भी
एक अल्टीमेटली बाद में हम और एक बार लोगों को, दर्शकों को अपडेट देंगे जब डेट्स वगैरह सब क्लियर होगा तब, पर चांसेस है ज़्यादा ही नीतीश कुमार के जीतने की। फिर आती है बात एक वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल, हाँ, आपकी ही उसमें मैंने पूछा था, आपने मुझे बताया था, तो 2025 कैसा रहेगा भारत में सारी चीज़ें। मैंने कहा था 2025 में 2 स्टेट में सबसे खराब हाल दिखेगा, एक वेस्ट बंगाल और एक पंजाब। इतनी अराजकता, इतनी एनर्की, इतना कुछ, ये आप ही के उसमें, क्योंकि मुझे वो क्लिपिंग बार बार याद है, मैंने शेयर किया था कि मैंने आपके इसमें कहा था कि 2025 में अगर कोई राज्य में सबसे ज़्यादा हाहाकार और प्रॉब्लम में रहेगा, क्राइम जो भी बोलो उसको, वो वेस्ट बंगाल होगा। और हमने देखा वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, उसके बाद भी और अभी भी चल रहा है। सो वेस्ट बंगाल ऐसे ही चलता रहेगा आने वाला 1-1.5 साल। और अभी आते ममता बनर्जी की, तो मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी 2026 के इलेक्शन जीत पाएंगे। मुझे एकदम नहीं मुझे लगता। ये भी याद आ रहा है शायद कि आपने किसी आई थिंक जब हम नेताजी की कुंडली में ममता बनर्जी की बात कर रहे थे शायद, या किन्हीं और पॉलिटिशियन की, शायद शुभेंदु अधिकारी की हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि प्रेसिडेंशियल रूल लगने की भी उम्मीद है यस वेस्ट यस, बंगाल एंड में। ऑफ द ईयर, अभी नहीं, इस साल के एंडिंग में प्रेसिडेंशियल रूल लगने की भी वहाँ पे बहुत उम्मीद है। और ममता बनर्जी इस बार जीतने की लगभग कोई उम्मीद है ही नहीं। अब उसके बाद भी कुछ हो जाए तो पता नहीं, ये मिराकल होगा, बट आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। ओके, तो इस वीडियो में अभी हम 3 बहुत बड़े प्रेडिक्शंस तो मिल ही गए हैं। वन इज वर्क फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, CANRC एंड ममता बनर्जी। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर इतना वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का इतना ख़राब हाल है वेस्ट बंगाल में, तो अगर ये गवर्नमेंट चले जाए तो नए गवर्नमेंट आएंगे तो हो सकता है वहाँ का लॉ ऑर्डर थोड़ा ठीक हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। नया गवर्नमेंट भी कुछ इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, कई साल ऐसे ही चलेगा एंड देन स्लोली इट विल सेटल डाउन करेगा। तो इस मतलब थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल एक है लोगों का एक्सपेक्टेशन लेके बंगाल के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी पॉलिटिकल ड्रिवन बातें हो गई, लेकिन आपने जैसा बताया था कि फायर, क्योंकि मंगल का साल है, कुछ मुझे एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं है, बट लिंक मैंने लगाया है, मैं भी उसको दोबारा देखूंगी। नहीं, लोग मैंने भी ऐसा दोबारा कहा था, देखेंगे। आपने कहा था ये मंगल का साल है, मैंने कहा नहीं, इस साल जो ये विक्रम संवत चल रहा है, जो अप्रैल से शुरू हुआ है, तब मैंने दिसंबर में कहा था, वो सूर्य राजा सूर्य मंत्री, जब राजा मंत्री दोनों सूर्य है इस साल, तो एक चीज़ होने वाला है कि हमारा गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है और बहुत सारे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आने वाले हैं। वहाँ से वो पॉलिसी की बात आई थी। और जब स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ी नेचुरल कैलामिटी बढ़ेगी। वो जो अप्रैल मई में इतने सारे प्लैनेट की इधर उधर हुआ है, उसमें मैं इतना टेक्निकल बातें करने नहीं जाऊँगी। तो उसी की वजह से फायर, क्योंकि मंगल बहुत लंबा समय तक मंगल नीच का था। मंगल कोई भी राशि में ना 45 डेज के आसपास रहता है, कभी कभी 2 महीने उसी के आसपास। और जब यही मंगल आपका 2-3 महीना, 4-4 महीना आपका खाली मिथुन राशि कर्क राशि, मिथुन राशि कर्क राशि आगे पीछे हो रहा है, सो इससे क्या होती है कि इससे मंगल का नीच का होना मतलब ही आफत। मंगल का नीच का होना मतलब ही टेररिज्म ज़्यादा हो जाती है। मंगल वक्री होना, एक ही जगह पर स्टे हो जाना, टेररिज्म बढ़ना, क्राइम बढ़ना, लोगों में एग्रेशन बढ़ जाना, यही सब देख के बोला था कि यही सब चीज़ें होगा। तो ये सारी चीज़ें हुई भी, हमने देखी भी, और बहुत ख़राब फेज़ देखा पिछले 6 महीनों में, चाहे वो स्टैम्पीड हो महाकुंभ में, चाहे वो स्टैम्पीड हो RCB की विक्ट्री परेड में, चाहे उसके बाद पहलगाम अटैक हो, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो। बहुत सारी चीज़ें पिछले 6 महीने में हुई और लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से अब ये लग रहा है कि आगे क्या होगा। तो आने वाले 6 महीने भी क्या ऐसे ही बीतेंगे, क्या और टेंशन्स बढ़ेंगी? क्योंकि वर्ल्ड पे भी हम आएंगे, बट पहले इंडिया के लिए क्या लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत है बचे हुए 6 महीने के लिए? करने की ज़रूरत है। आप 2025 आगे आने वाले 6 महीना 2025 इसी को आप लिमिट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि 2025 में जो हुआ 2026 में इससे ज़्यादा होगा, 2027 में भी उससे ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द वे इट विल कीप ऑन गोइंग। ऐसे ही चलता रहेगा अगला लगभग 5-6 साल
तब जाके धीरे 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 चीज़ें सेटल डाउन करेगा। मंगल का महादशा शुरू हो रहा है इस इंडिया का, भारत का, और मंगल जो है एक योद्धा प्लैनेट है, प्रोटेक्शन करना जानता है, लड़ाई लड़ना जानता है, पैसे की समझदारी थोड़ी कम है, ये भी मैंने बताया था। तो जिस वजह से 2020 अब जब मंगल का महादशा शुरू होगा, आगे बढ़ने लगेगा, अगले साल दिखेगा कि हमारी जो इकोनॉमी है थोड़ा सा स्टेग्नेशन, थोड़ा सा स्लो होना शुरू करेगा। पर वो स्लो भी पिछले साल ही बताया था, आपने बट बताया क्योंकि था। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि अभी तो आप कह रहे हो कि कम होगी, लेकिन तब आपने बोला था कि 2025 में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी बाकियों से अच्छा रहेगा। एंड इट एक्चुअली हैपेंड। 25 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड कि हमने जापान को सरपास किया और इंडिया बिकेम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। मैंने ये कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी अच्छा उतना नहीं करेगा, पर इंडिया की इकोनॉमी बाकियों से अच्छा करेगा। मतलब आपको आपको एक्चुअली मिला है 60%, पर वो 60% बाकियों से अच्छा है, क्योंकि बाकियों को 30% भी नहीं मिला। सो हमारी इकोनॉमी बाकियों से तो बहुत बढ़िया काम करेगा, परफॉर्मेंस करेगा, वही है। अगला साल भी हमारी इकोनॉमी बाकियों से बहुत बढ़िया काम करेगा, पर हमारे हिसाब से जो है हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल रही है, हम 7% की ग्रोथ से चल रहे थे पहले, यहाँ से थोड़ी सी स्लो हुआ है। अगले साल तो और भी थोड़ा स्लो होगा, पर अगले साल का स्लो जो है वो थोड़ा विजिबल होगा, वो तो थोड़ा लोगों को दिखेगा। अब आती है कि फायर का इंसिडेंट होना, पिछले साल से ही कह रही हूँ कि एविएशन में बूम होगा, सब कुछ होगा, पर एविएशन में बड़ा हेडलाइन बनेगा एयर क्रैश की, तो दिसंबर से ही शुरू हो गई थी। हर कुछ दिन में कहीं ना कहीं पे इंडिया में हुआ, इतना बड़ा चीज़ हुआ, इतने सारे लोग एक साथ जान गंवाए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ बनी है। नहीं तो आप अगर देखो तो उसके नेक्स्ट दिन ही तो हो गया केदारनाथ में। उसके बाद डेली इमरजेंसी लैंडिंग कोई ना कोई कर ही रहा है। तो ये मंगल केतु का युति हो गया है। मंगल जेमिनी और कैंसर में ओवरस्टे किया है, जुपिटर आर्द्रा नक्षत्र में आया है, और जुपिटर अतिचारी है। ये सारा मिला के जो है ना, कहता है कि भाई नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर, ये सब चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कोरोना जैसा वायरस आ जाएगा, मेरा ये कहना था कि ना, कोई वायरस नहीं आने वाला है। आएगा, वायरस चलता जा रहा है, बट वो ऐसा नहीं होगा कि हम जैसे लॉकडाउन हो गए थे। इतना मौत की संख्या इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है कि हम इतना भी डर जाए। ठीक है, पर असलियत में ये सब डिजास्टर ज़्यादा होना है, और यही चल रहा है। और आने वाले टाइम में अगर आप इंडिया के लिए कहोगे क्या होगा, 6 महीने में कोई तो बड़ी एक नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, इस टाइप का सब। मतलब अभी और डिस्ट्रक्शन बाकी है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड सिचुएशन की, तो ये भी मुझे याद है कि आपने बोला था 2030 टू 2032 के आसपास हम ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहाँ वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनेगी। वर्ल्ड वॉर विल हैपन, 3 इट विल हैपन। सो एंड अगर पूछते तो कब हो सकता है, सो आई विल से प्रिसाइजली 2030 टू 2032। और आपने भी बोला था धीरे धीरे हम देखेंगे कि और भी देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ रहे हैं, जुड़ जाएंगे। उसी भी वैसा ही हुआ भी। इंडिया पाकिस्तान एक कॉर्नर में क्लैश में शुरू हुए, अभी हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं। अमेरिका भी अब ईरान इजराइल के युद्ध में कूद गया है, ईरान इजराइल में शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन, ये लोग तो पहले से थे ही इन्वॉल्व। तो धीरे धीरे ये क्राइसिस बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट से ही शुरुआत होती है, वहीं से हो रही है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि 2030 2032 तक हम वेट करेंगे? यार सिचुएशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। या ये सब थोड़ा दिन होके जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का तो और होना है, पार्ट 2 बाकी है। ओके, सो ये ट्रेलर था, असली फिल्म अभी बाकी है। क्योंकि अगर आपको पीओके लाना है 2027 के आसपास, आपको लड़ाई लड़ना है, जम के लड़ना है। वो कोई ऑपरेशंस नहीं होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉपर वार। तो उस टाइप के वार लड़के आपको पीओके लाना पड़ेगा। और ये हुआ इंडिया पाकिस्तान। फिर वहाँ पे इजराइल और ईरान का चल रहा है, यमन है, सीरिया है। तो ये सब एक एक करके जो है देश आगे बढ़ते, मतलब जुड़ते जाएंगे। तो वेनेजुएला है, उन सब में कुछ ना कुछ अटैक चलता रहेगा। तो मतलब सिचुएशन खराब करेगा धीरे धीरे। यस, हर साल हम देखेंगे कि स्टिल यू सी दैट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन कमिंग इन। वर्ल्ड वार का ही ये तैयारी चल रही है। देखिए, वर्ल्ड वार तो एक दिन में नहीं होती है। वर्ल्ड वार मतलब आपके बड़े बड़े सारे लोग उसमें जुड़ना पड़ेगा। अगर रशिया जैसा कंट्री, रशिया, चाइना, यूएस, इन तीनों में से कोई दो अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उसको वर्ल्ड वार नहीं बोलने वाले हो।
वो तो फिर इंडिविजुअली चल रहा है। सब आके जुड़ेंगे, सब आके जुड़ के जब लड़ेंगे तब होगा वो, और उसी की तैयारी चल रही है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 6-8 साल लगा है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने पहले बात नहीं की थी, क्योंकि अभी ईरान इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो जो जियोपॉलिटिकली मैं आपको बता देती हूँ, वो परमाणु बम को लेके हो रही है, एटॉमिक बम। तो ईरान क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा था, उसने बहुत सारा यूरेनियम इकट्ठा कर लिया, एंड देन इजराइल इज सेइंग कि आप नहीं बना सकते, एंड अमेरिका इज सेइंग द सेम थिंग कि आप बनाओगे नुकसान होगा। अमेरिका ने ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान के लिए की थी कि आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप कब बस चलेगा, आप तो परमाणु बम छोड़ देंगे। तो ये जनरली होता है कि जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, बाकी पूरा देश, बाकी पूरी दुनिया बचती है कि इनके बीच में आपस में युद्ध ना हो, तो बेहतर है, क्योंकि उससे बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। तो क्या एक बार बस अमेरिका ने आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल किया है, और हिरोशिमा नागासाकी में हमने देखा था आज तक वहाँ क्या हाल है। तो क्या ऐसी सिचुएशन बनती है कि न्यूक्लियर वॉर पर उतर आए हम लोग, क्योंकि फिर तो कुछ बहुत ज़्यादा बचेगा नहीं। ऐसी मैसिव डिस्ट्रैक्शन मुझे नहीं लगता है। न्यूक्लियर वार वाली मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, इतना वो जो बम गिरा के गए ईरान में, ईरान का क्या हाल होगा ईरान ही जानता है आज के टाइम में। पर न्यूक्लियर वार वाली चीज़ें नहीं। न्यूक्लियर वार मतलब डिस्ट्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रैक्शन कई जनरेशन तक चलती है, लोगों की हाथ पैर पूरी बॉडीली डिफॉर्मेशन होना, वो सब आती है। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे नहीं लगता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी चीज़ों पे बात की थी जो डे टू डे लाइफ में लोगों को अफेक्ट करती है, विच इज़ योर गोल्ड, योर स्टॉक्स। तो अब लोग जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट इतने टाइम से नीचे है, तो कब बेटर होगा। जैसे आपने बता दिया है चीज़ें, उसके बाद तो लग रहा है कि पता नहीं इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा। जैसे टेंशन वर्ल्ड में बढ़ी हुई है, उस हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल्सो द गोल्ड प्राइस, वी आर क्रॉस्ड 1 लाख मार्क। तो कहाँ आके ये दोनों चीज़ें रुकने वाली हैं? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट नीचे है, लोग ये बोल रहे हैं मुझे, आपने बताया था मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, मार्केट तो ऊपर है। सबकी पर्सपेक्टिव अलग है। जो भी है, मार्केट अभी भी 26,200 से नीचे है, वो उस मार्किंग पे गया नहीं है, इसी में खेल रहा है। तो मार्केट लगभग ऐसे ही करेगा। और जुलाई में फिर भी मुझे लगता है, इस साल तो फिर भी मैं बोलूँगी मार्केट मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चला। मुझे तो लगा यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक करेक्शन आएगी, जैसे मैंने कहा था आएगा अप्रैल मई के आसपास, सॉरी मार्च अप्रैल के आसपास, वहाँ तो आया है। तो यहाँ जून जुलाई के आसपास एक आना है। सो आई एम नॉट श्योर कब ये चीज़ें मटेरियलाइज हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सबको इंडिया की इन्वेस्टमेंट में, इंडिया की जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में बहुत भरोसा है। तभी तो बाहर के लोग पैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर के फॉरेन की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है तो हमारी मार्केट ऊपर इतनी नहीं जा सकती है। सो दैट्स अ गुड थिंग इन ए वे। पर फिर भी मेरा ये कहना है, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट फिर से 26,000, मतलब वो जो बुल मार्केट फिर उसको क्रॉस करके, अभी तो खाली रिकवरी ही चल रहा है। ये पूरे फेज जो है रिकवर करता है, फिर थोड़ी नीचे आ जाता है, फिर रिकवर करते करते थोड़ा जाता है, नीचे आ जाता है। सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम थिंग होल ईयर। ओके, पर ऊपर आगे जून जुलाई में या फिर अक्टूबर के बाद फिर से और एक मेजर करेक्शन आना है। ओके, ठीक है। और गोल्ड की, यस, अरे गोल्ड तो बहुत बढ़िया है। गोल्ड तो इस बार बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा कर रहा है। जुलाई के आसपास, जून जुलाई के आसपास थोड़ा सा तो नीचे आना चाहिए, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग। पर गोल्ड तो अच्छा करेगा, गोल्ड तो अगला साल अच्छा करेगा। गोल्ड 20, आज जो लोग गोल्ड खरीद के रखेंगे और 2027 में बेचेंगे, वन जुपिटर विल बी इन लियो, दे विल बी लाइक। अच्छा, तो लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि 1 लाख चला गया, ये सोचना चाहिए कि ये 2 लाख भी जाएगा। हाँ, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू वो से सोचना वो चाहिए। उतने, मतलब क्या बताओ, वो जो अभी 5 डिजिट में आ गया है, 5 डिजिट में आया ना अभी, तो अभी 4 डिजिट में कब क्या आएगा, आई हैव अ डाउट थोड़ा। अब नहीं जाएगा। नहीं, 5-6 डिजिट में आया, सॉरी। हाँ, 1 लाख, 1 लाख 6 6 डिजिट, हाँ। तो अभी 6 डिजिट में आया, फिर से आगे कभी कभार थोड़ा सा नीचे आ सकता है, जो जुलाई अगस्त के आसपास शायद थोड़ा सा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि आई एम होपिंग ऑन दैट कि आएगा हल्का सा नीचे, कितना नो आइडिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इतनी जल्दी 6 से 5 डिजिट में आने वाला है। तो भाई लोगों, आप लोग ले लीजिए जो भी है, बिकॉज 2027 गोल्ड इज गोइंग टू गो रियली रियली हाई, रियली हाई। और सिल्वर, मैंने ये चीज़ एक कह भी दिया था कि सिल्वर तो इस साल जो भी सिल्वर खरीदेंगे वो भी बहुत फ़ायदे में रहेंगे, ख़ास तौर से अगले साल सिल्वर और थोड़ा बढ़ने वाला है। ओके,
ठीक है, तो मुझे लगता है कि मोटा-मोटा हमने हर चीज़ में बात कर ली है कि आपकी नॉर्मल लाइफ कैसे रहने वाली है, इन्वेस्टमेंट कैसे रहने वाली है और रिवाइज़ भी कर लिया है। तो जो पहले आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। आई एम श्योर कि वो अब आप नोट डाउन भी करके रख लेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि लोग ये सब चीज़ें बहुत मानते हैं। एक मुझे अचानक से याद आ गई इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। एक केस हुआ था अभी सोनम और राजा रघुवंशी मर्डर केस, दैट मेघालय केस। तो मुझे एकदम से याद आ गया कि वहाँ पर बहुत इस चीज़ की चर्चा हो रही है, कुंडली मैचिंग की, और हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि ये क्रेज़ अचानक से बढ़ गया है। जो लोग पहले कहते थे नहीं नहीं हॉरोस्कोप में क्या है, उन्होंने अचानक से उसको बिलीव करना शुरू कर लिया है। लोग कह रहे हैं कि नहीं कुंडली मैचिंग करानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत उनकी इम्पोर्टेंट है। शादी कुंडली मैचिंग से नहीं हुई थी? ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है अच्छा। कि सोनम मांगलिक थी और राजा नॉन मांगलिक था और उनकी शादी हो गई, उनकी किसी सामूहिक विवाह में शादी हो गई ऐसा। ऑल्दो ऐसा सामूहिक विवाह हुआ नहीं, वो सब वीडियोज़ आई, उनकी बहुत लैविश मैरिज हुई थी। बट लेकिन उनकी मदर की भी एक बाइट आई कि जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ वो मांगलिक थी और ये नॉन मांगलिक थे, और उस टाइम बस ऐसे ही करा दी गई। लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि उनकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े शोज़ हुए, अच्छा। एस्ट्रोलॉजर्स ने उस पे अपने कमेंट्स दिए। एंड इट्स वेरी वियर्ड कि हम ऐसा किसी केस को लेके सब डिस्कस कर रहे हैं, बट लेकिन एक क्रेज़ डेवलप हो गया। तो डू यू बिलीव इन दिस सिस्टम कि कुंडली मैचिंग इज़ अ मस्ट, इट टेल्स थिंग्स अबाउट यू? क्या ये एक्चुअली करना चाहिए, इससे क्या फ़र्क इस पड़ता है? पार्ट का जो बोलने वाली जो भी कुछ आगे उसका एक अलग से रील भी बना के डालना, क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों के दिमाग से ये सारे मिसकंसेप्शन जो है हट जाए। कुंडली मिलाना जो है वो एक पार्ट है। ये जो हम यहाँ पे बैठे हैं, लाइट सिर्फ एक पार्ट नहीं है, लाइट भी है, माइक भी है, कैमरा भी है, फर्नीचर भी है, बैकग्राउंड है, सब कुछ मिला के एक शो है, राइट? एंकर भी है, आपर में भी इस शो का हिस्सा है, सब कुछ सेट है और आपर में ही नहीं, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सिमिलरली कुंडली मिलन जो है वो सिर्फ 10% ऑफ द एंटायर प्रोसेस कुंडली मिलन का। Okay. आप जब हॉरोस्कोप देखते शादी के लिए, उसमें सबसे पहले आपको देखना होता है, आपकी शादी देखना है, आपकी कुंडली में सबसे पहले देखूंगी हाउ मच योर हॉरोस्कोप एज पर योर डेस्टिनी, आपकी नसीब में क्या है कि आपका सेपरेशन ज़्यादा है, वो वाला हाउस स्ट्रांग है, वो सारे प्लैनेट्स ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके नसीब में क्या सेपरेशन वाला लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप कोई भी लड़का पकड़ के लाएंगे तो वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे ना, एज पर योर फॉर्चून, एज पर योर लक, आप ऐसे ही लड़का अट्रैक्ट करेंगे, उसी के साथ आपकी बात बनेगी जाके जहाँ पे नहीं। और आपको बहुत अच्छा, आपकी शादी सुखी है, कुछ कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है पर शादी अच्छी रहेगी, सुखी रहेगी। हो सकता है सास ससुर से परेशानी है पर शादी टिकी रहेगी। अगर ऐसा है, आप वैसे ही लड़के को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट ज़्यादा करोगे। अगर इसके अलावा हटके आपको कुछ करना है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, कुंडली रिजेक्ट नहीं 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 नहीं, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू विल हैव टू गेट मैरिड। तो कुंडली मिलन जो है वो बात की पार्ट है। द फर्स्ट थिंग, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखना है कि इनकी कुंडली में शादी की योग कैसा है, अभी है नहीं है, किस टाइप की लड़की आएगी, इनकी कुंडली में शादी पॉजिटिव है, टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, नहीं है, इनकी हॉरोस्कोप में शादी बहुत कैओटिक है, कलेश करने वाली लड़की इनकी नसीब में आएगी, तो फिर आपकी नसीब ऐसा कह रहा है, कितना भी आप कुंडली मिला लो, नॉट गोना हैपन। क्योंकि कुंडली मिलन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। मैंने एक बहुत इलेबोरेटिव वीडियो बनाया था स्वास्तिक प्रोडक्शन के साथ कि कुंडली मिलन में ये बताता है 36 गुण है। 36 गुण में से ये आता है कि इनकी आपस की मेंटल चीज़ें कैसा है, तो उसके लिए इतना पॉइंट मिल गया, इस नक्षत्र में आया, ठीक है, इतना पॉइंट। इन दोनों की फिजिकल अट्रैक्शन कितना है, इतना पॉइंट। पर ये नहीं बताता है कि दोनों की फिजिकल सेक्सुअल चॉइसेस क्या है। फिजिकल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट थिंग। और आपकी शादी में इन सारी चीज़ों की बड़ी महत्ता है, ऐसे तो नहीं आप बातों बातों में। तो ये हर एक चीज़ बताता नहीं है। ये नहीं बताता है कि शादी के बाद आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हो और वो हस्बैंड कैसा सोचता है। ये कुंडली मिलन में ये सब सेक्शंस है ही नहीं। हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के पॉइंटिंग नहीं है। कुंडली मिलन ये नहीं बोलता है कि दोनों मिलके सोशली चीज़ों को कैसे करेंगे, आई मीन हाउ मच इंडिविजुअली आप पारिवारिक हो नहीं हो, ये सब कुछ उसमें नहीं बताता है। तो फिर क्या है? तो कुंडली मिलन जो है वो जस्ट ट्रेलर है, 10% है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखना ही पड़ेगा आपको। ओके, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे और कि आप एकदम लास्टली आप कुंडली भी मिलाओगे, मतलब वो पॉइंट्स भी मिलाओगे। आई एम सेइंग यू शुड डू इट, बट एकदम लास्ट में, पहले तो बहुत कुछ देखना है।
ऑफ बीट क्वेश्चन था बट लेकिन ट्रेंड से रिलेटेबल था तो मुझे लगा पूछ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया किया आपने, दैट इज यूजफुल फॉर एवरीवन। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ भी क्वेरीज होंगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। कोशिश करेंगे वापस हम एस्ट्रो शर्मिष्ठा को यहाँ पर ला और सकें। मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हमारी जो नेताजी की कुंडली वाली सीरीज है, अभी तो कम से कम जाके देखिए कि हमने राहुल गांधी के बारे में क्या बता के रखा है, प्रियंका गांधी के बारे में क्या बता के रखा है, हमने हर एक ममता बनर्जी के बारे में क्या बता के रखा है। अन्नामलाई वाली वीडियो आने ही वाला है, सो प्लीज देखते रहिए। तो वो भी आपको देखनी है, और इसका जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर दे दूंगी। लेकिन आपके जो भी क्वेरीज हैं आगे के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।